हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है अंतिम युद्ध। एक महीने में हम सब कुछ दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चैप्टर का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है बायोनीति को। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ, पीवाईक्यूज और भी बहुत रिलेटेड सैम्पल पेपर्स सब कुछ मिलेगा। तो पैनिक नहीं करना है, बस आपको एक डेली रूटीन बना के रखना है। एंड आई कैन अश्योर यू यू विल शाइन विद ग्रेट मार्क्स। ऑलरेडी लास्ट ईयर नीट में भी मेरे स्टूडेंट ने 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप चैनल पर उसके वीडियो, उसके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल यूनिट है, हाई स्कोरिंग यूनिट है और नीट में भी इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 6 मेजर स्टेप्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ दैट genetic material at specific locations, gene amplification using PCR, and insertion of that recombinant DNA into host cell, and finally getting the foreign gene product. And before sending it to market, we have to undergo certain chemical checks, safety checks, and that includes downstreaming process. ओके, एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए आइसोलेशन की। देखिए, जो भी हमारी सेल है, अगर हम बैक्टीरियल सेल, प्लांट या कोई भी सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसको उस अप्रोप्रिएट एंजाइम के साथ ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हमने प्लांट सेल ली है तो सेलुलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। फंगल सेल के लिए काइटिनेज यूज़ किया जाएगा और उससे क्या होगा, सेल ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड वी कैन टेक आउट दैट डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑल्सो गेट सेपरेटेड। जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, बाकी पॉलीसैकेराइड्स हैं या लिपिड्स हैं। अब जो आरएनए हमने रिमूव किया उसको राइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया जाता है। प्रोटीन्स को प्रोटीएज एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे। बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स को या बायोमोलिक्यूल्स को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद चील्ड इथेनॉल हम ऐड कर देते हैं, जिससे जो प्योरीफाइड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और उसके फाइन थ्रेड्स दिखाई देने लगते हैं सस्पेंशन में। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, बहुत क्लियरली चील्ड इथेनॉल डालने के बाद डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा और उसके फाइन थ्रेड्स आप देख पाएंगे। सेपरेटेड डीएनए थ्रेड को स्पूलिंग की हेल्प से हम बाहर निकाल सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जहाँ पे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट किया जाता है। अब इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। जो डाइजेस्टेड डीएनए है उसको सेपरेट कर लिया, कट कर दिया और उसको स्पेसिफिक साइज के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कॉमनली जो जेल यूज़ किया जाता है दैट इज़ एगरोज जेल। ये चेक करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के डाइजेशन प्रोसेस को। अब एसडीएस पेज भी अवेलेबल है, सोडियम डेकाइल सल्फेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आजकल यूज़ की जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें वेल्स बने होते हैं। इन वेल्स में जो हमारा डीएनए है उसको ऐड किया जाता है और इसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड बेस्ड ऑन चार्ज सेपरेशन, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जेल के थ्रू ट्रेवल करते हैं और साइज के बेसिस पे उनको सेपरेट कर लिया जाता है। एज वी नो, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। सो ये किसकी तरफ जाएगा बच्चे, ये एनोड की तरफ मूव करता है और उसी हिसाब से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं अब उनके साइज के हिसाब से उसमें एग्रोज जेल पे सेपरेट कर लिए जाते हैं। एग्रोज को हम ऑब्टेन करते हैं एक सीवीड से, ठीक है। स्मॉलर साइज के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे और इस प्रोसेस को हम रिपीट भी कर सकते हैं
वेक्टर डीएनए की हेल्प से या वेक्टर डीएनए के साथ। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले मिलेंगे और साइज के हिसाब से वो अरेंज होते चले जाएंगे। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो सबसे दूर मिलेगा। अब जो ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमें मिले वो एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स हमें दिखाई देते हैं जब उसको हम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करते हैं और उसके बाद यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर देते हैं। तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हो जैसे एक्सरे फिल्म हम डेवलप करते हैं, कुछ उसी तरह के पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, जिससे हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है कि जो डीएनए के बैंड्स हैं उनको एग्रोज जेल से कट कर लेना। अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके लिए हम ये पूरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो सोर्स डीएनए से हम लेना चाह रहे हैं उसको कट कर लिया जाता है और कट वेक्टर को जोड़ दिया जाता है वेक्टर के साथ। डिजायर्ड डीएनए है हमारे पास और वेक्टर है, दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर लिया और उसके बाद लाइगेज एंजाइम, जिसको हम सीलिंग एंजाइम या मोलिकुलर ग्लू भी कहते हैं, उसके हेल्प से हमने ऐड कर दिया। अब जो डीएनए हमें मिला दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट। अब तीसरे स्टेप में हम उस जीन की एम्प्लीफिकेशन करेंगे। मान लो जो अमाउंट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जिसमें बेनिफिशियल कैरेक्टर है, तो उसको हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उसका अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है विच इज़ नोन एज पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मल्टीपल कॉपीज बनाना इन विट्रो जो हमारा जीन है उसकी। तो यहाँ पे प्राइमर यूज़ किए जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम दिया गया है। प्राइमर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं जो इनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए विच वी आर यूजिंग, विच वी वांट टू एम्प्लीफाई। पीसीआर के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अगेन एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले डीनेचुरेशन में जो हमारा टारगेट डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे अप टू 94-95 डिग्री सेल्सियस, सो दैट जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर देना है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। एनिलिंग में हम प्राइमर को यूज़ करते हैं। जॉइनिंग होती है प्राइमर्स की, जो 3 प्राइम एंड है हमारा डीएनए टेम्पलेट का, वहाँ पे प्राइमर ऐड किया जाता है। बट इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। 94 डिग्री सेल्सियस पे हमने डीनेचुरेशन किया, बट एनिलिंग होती है 52 डिग्री सेल्सियस पे। प्राइमर ऑलरेडी आई टोल्ड यू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं जो केमिकली सिंथेसाइज की जाती हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है प्राइमर के साथ, जो कि एक हीट स्टेबल थर्मोस्टेबल एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज विच इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। और ये टैक पॉलीमरेज हम ऑब्टेन करते हैं एक बैक्टीरियम से, थर्मस एक्विटिकस से। इट रिमेन एक्टिव और स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो, इसलिए इसको वाइडली यूज़ किया जाता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए। अब तीनों स्टेप को बार बार रिपीट करके कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करवाई जाती है और डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं अप टू 1 बिलियन कॉपीज। एंड नाउ दिस एम्प्लीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी यूज्ड टू जॉइन विद लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से भी, तो डोंट स्किप इट।
ये ओवरऑल आप समरी देख पा रहे होंगे पीसीआर की। पीसीआर के कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मशीन आपको दिखाई दे रही है, से तीनों स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, बट ये तीनों स्टेप सीक्वेंस में होने चाहिए। नाउ अब जो हमने रिकमेंडेड डीएनए बना लिया उसको होस्ट सेल में टारगेट ऑर्गेनिज्म में कैसे इंसर्ट करें, कैसे उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उसके लिए जो लाइगेटेड डीएनए है उसको रेसिपिएंट या होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जो रिकम्बिनेंट डीएनए है फॉर एग्जांपल अगर उसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और उसको हमें ट्रांसफ़र करना है इकोलाई सेल में, जिससे कि हमारी जो होस्ट सेल है उसमें एम्पेसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। अब अगर जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उनको आगार प्लेट पे स्प्रेड किया जाएगा जहाँ पे एम्पेसिलिन एडेड है न्यूट्रिएंट मीडिया में, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं करेंगी, वो डेथ हो जाएगी उनकी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई। अब इस पूरी प्रोसेस का जो हमने परफॉर्म किया अभी तक उसका अल्टीमेट एम क्या है, टू गेट द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें जो डिज़ायरेबल प्रोटीन है वो ऑब्टेन करना होगा। अगर प्रोटीन जो कोड कर रहा है फॉरेन जीएनए के लिए अगर उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ एक होस्ट सेल में, देन इट इज़ नोन एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अभी तक हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको इंसर्ट कर दिया होस्ट सेल में और वहाँ पे वो जाकर अपना एक्सप्रेशन अगर शो कर देता है और डिजायर्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है, मीन्स आवर टास्क इज कंप्लीटेड। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको चेक करने के लिए प्रोसेस की जाती है। सो सेल्स विद फॉरेन जीन आर ग्रोन इन अ लैब कंडीशन। जो कल्चर मिलता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जहाँ पे डिजायर्ड प्रोटीन बना और उसको प्योरीफाई कर लिया जाता है बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। अब सेल्स को इनको ग्रो करवाया जाता है मल्टीपल टाइम्स यूजिंग कंटिन्यूस कल्चर मीडियम्स या सिस्टम्स। तो जो यूज मीडियम है उसको बाहर निकाल देंगे एक साइड में, फिर से फ्रेश मीडियम लेंगे। इट मेंटेन द सेल मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव और जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है जो प्रोडक्ट है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा। इससे कम टाइम में डिज़ायर्ड प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में ऑब्टेन कर लिया जाता है। अब जो प्रोडक्ट है उसको लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं बायोरिएक्टर्स। जो वेसल्स हैं, बड़े बड़े वेसल्स हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स में, जहाँ डिफरेंट माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन सेल्स यूज़ किए जाते हैं। ये बायोरिएक्टर्स लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट की। 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर कैन बी यूज्ड और प्रोसेस्ड एट ए टाइम। अब बायोरिएक्टर करता क्या है, बायोरिएक्टर वो सारी ऑप्टिमम कंडीशन, वो सारी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है सिस्टम को, जैसे टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सॉल्ट्स हैं, पीएच है, ऑक्सीजन लेवल है, जिससे कि डिज़ायर प्रोडक्ट को इन ऑप्टिमम कंडीशन में ऑब्टेन किया जा सके। 2 टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड। पहला है स्टीरिंग या स्टीरर टैंक रिएक्टर, जहाँ पे एक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल जिसका बेस कवर्ड होता है यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करता है रिएक्टर कंटेंट को प्रॉपरली मिक्स करने में। और जो स्टीरर है वो मिक्सिंग और ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करता है और साथ साथ जो एयर है उसको बबल आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है रिएक्टर से। और दूसरा है स्पार्क स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जहाँ पे जो स्ट्राइल एयर है वो बबल आउट कर दी जाती है। अगर बायोरिएक्टर के पार्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम जो स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट, जिससे जो पीरियोडिक विड्रॉल हो सके कल्चर मीडियम का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बायोरिएक्टर के, चाहे वो सिंपल स्टीरिंग टाइप बायोरिएक्टर है या वो स्पार्क्ड स्टिर्ड टाइप रिएक्टर है। मेन डिफरेंस जो फोम कंट्रोल सिस्टम का है दोनों में,
अब हमने लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना लिया, बट हमें ये नहीं पता कि ये क्वालिटी वाइज कैसा है, केमिकली इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो इन सब प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है प्रोडक्ट का बायोसिंथेटिक फेज के बाद। अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्लिनिकल ट्रायल्स और जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक होते हैं वो उन पैरामीटर्स को पार कर सके। बिकॉज जब तक ये क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं होगा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस नहीं होगी, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं भेजा जा सकता। तो ये बहुत एसेंशियल स्टेप होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जहाँ पे एक एक पैरामीटर को बहुत माइन्यूटली चेक किया जाता है एंड देन ओनली अ प्रोडक्ट इज सेंड फॉर मार्केटिंग। इन्हीं सब पैरामीटर्स को यूज़ करके एली लिली कंपनी ने आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन कहा जाता है, उसको प्रिपेयर किया था। होप चीज़ें अब आपको समझ में आई होंगी। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर योर डाउट यू कैन कमेंट